ये फर्स्ट ईयर के सेकंड पेपर भारतीय राजनीतिक विचारों के अंतर्गत आज हम अध्ययन करने जा रहे हैं मनु के राजनीतिक विचारों के बारे में। इससे पहले हम मनु के राज्य संबंधी विचारों के बारे में अध्ययन कर चुके हैं। मनु के बारे में मैंने आपको बताया था कि मनु को मानव जाति का जनक तथा प्रथम विधिवेता माना जाता है। ऋग्वेद में मनु को समस्त मानव जाति का पिता कहा गया है। वास्तव में मनु के बारे में कुछ भी सही प्रकार से कहना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि मनु के बारे में विद्वानों में बहुत अधिक मतभेद है। पर हम यह मानकर चलते हैं कि जो मनु है उसकी प्रसिद्ध रचना का नाम मनुस्मृति है, और मनुस्मृति में उन्होंने सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक विचारों का विस्तार से वर्णन किया है। और आज इस अध्याय में हम अध्ययन करने जा रहे हैं मनु के राजनीतिक विचारों के बारे में, और पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी यह प्रश्न अत्यंत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अक्सर पेपर में मनु के राजनीतिक विचारों के बारे में पूछा जाता है। तो जब हम मनु के राजनीतिक विचारों की बात करते हैं तो जो सबसे पहला विचार या पहला बिंदु है वो है राज्य की उत्पत्ति का दैवी सिद्धांत, जिसके बारे में हम विस्तार से अध्ययन इससे पहले के लेक्चर में कर चुके हैं। लेकिन फिर भी संक्षेप में बताना चाहूंगी कि मनु का राज्य की उत्पत्ति का दैवी सिद्धांत क्या है। देखिए, मनुस्मृति के 7वें अध्याय में राज्य की उत्पत्ति का वर्णन किया गया है, जिसमें कहा गया है, मनु कहता है कि जो सृष्टि की प्रारंभिक अवस्था थी वो बड़ी भयंकर थी। अब भयंकर कैसे थी? मनु का मानना है कि उस समय न कोई राज्य था और ना ही राजा। जब राज्य और राजा ना होगा तो इसके अभाव में दंड व्यवस्था का कोई प्रश्न ही नहीं था, और दंड व्यवस्था के अभाव में चारों ओर अराजकता का वातावरण था, भय का वातावरण था। व्यक्तियों का जीवन सुरक्षित नहीं था, उनकी संपत्ति सुरक्षित नहीं थी, और सभी लोग दुखी अवस्था में थे। तो उस अवस्था का अंत करने के लिए जो ईश्वर है उसने राजा की व्यवस्था की या राज्य की उत्पत्ति की। यानी मनु यह मानकर चलते हैं कि उस अराजक अवस्था का अंत करने के लिए ईश्वर ने राजा को पृथ्वी पर भेजा, और जिसके परिणाम स्वरूप राज्य की उत्पत्ति हुई। तो हम कह सकते हैं कि मनु का जो राजनीतिक विचारों के संदर्भ में जो पहला बिंदु है वो क्या है कि मनु राज्य की उत्पत्ति के दैवीय सिद्धांत का समर्थन करता है, और जो दैवीय सिद्धांत के आधार पर जिस राज्य की उत्पत्ति हुई उससे समाज में सुशासन तथा व्यवस्था की स्थापना हुई। सेकंड और महत्वपूर्ण विचार आता है राज्य के 7 अंग, अर्थात मनु ने राज्य के सप्तांग सिद्धांत का समर्थन किया है। सप्तांग सिद्धांत के अनुसार माना जाता है कि राज्य के 7 अंग हैं, यानी कि राज्य एक सावयव है। जैसे मनुष्य का जो शरीर है, मनुष्य का शरीर का संचालन विभिन्न अंगों के माध्यम से होता है। जैसे जो हमारी आंखें हैं वो देखने का कार्य करती हैं, कान सुनने का कार्य करते हैं, अर्थात हमारे शरीर के प्रत्येक अंग का अपना कार्य है। तो मनु कहता है कि जिस तरह शरीर बिना अंगों के संचालित नहीं हो सकता, ठीक वैसे ही राज्य के भी 7 अंग हैं। अब मनुस्मृति में उन 7 अंगों का उसने उल्लेख किया है, और ये 7 अंग कौन कौन से हैं? ये है स्वामी, मंत्री, राष्ट्र, कोष, दुर्ग, दंड और मित्र। यानी कि इन 7 अंगों से मिलकर राज्य का निर्माण हुआ है। स्वामी से अभिप्राय यहाँ राजा से है। बिना राजा के राज्य नहीं चल सकता। मंत्री हैं उसके कार्यों में हेल्प देने के लिए। राष्ट्र, कोष, दुर्ग और दंड तथा मित्र, ये 7 अंग हैं। मनु राज्य के इन 7 अंगों में राजा अर्थात स्वामी को सर्वाधिक महत्वपूर्ण मानता है।
अब वो आगे चलकर हमें बताता है कि जब राज्य की उत्पत्ति हो गई, राज्य की उत्पत्ति कैसे हुई कि ईश्वर ने राजा को पृथ्वी पर भेजा है। तो वो आदर्श राजा की विशेषताएं भी बताता है। यानी कि राजा का जो प्रमुख कार्य क्या है, वो है प्रजा की रक्षा करना। मनुस्मृति में लिखा गया है कि प्रजा रक्षण राज्य का सबसे प्रमुख कर्तव्य है। कहते जब चारों ओर अराजकता की स्थिति थी, मत्स्य न्याय था, तो उस अराजकता की स्थिति का अंत करने के लिए ही ईश्वर ने राजा को पृथ्वी पर भेजा है। तो कहते राजा को कैसा होना चाहिए? राजा को विद्वान, जितेंद्रिय, न्यायी, विनीत और लोकप्रिय होना चाहिए। कहते उसे ऐसे विद्वानों से जो तीनों वेदों के ज्ञाता हों, तीनों सनातन विद्याओं, दंड नीति, तर्क विद्या तथा ब्रह्म विद्या का ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। अर्थात मनु का जो राजा है वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। जब हमने मनु के राज्य संबंधी विचारों का अध्ययन किया था तो मैंने आपको बताया था कि मनु क्या कहता है कि जो राजा है वो सूर्य, चंद्र, यम, कुबेर, इंद्र, वरुण, पवन और अग्नि, इन 8 सर्वाधिक महत्वपूर्ण शक्तियों और तत्वों से मिलकर राजा का निर्माण हुआ है। क्योंकि इन 8 देवताओं के गुण उस व्यक्ति में विद्यमान है तो वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। लेकिन साथ ही वो यह कहता है कि राजा कैसा होना चाहिए? राजा गुणी और विद्वान होना चाहिए। कोई भी साधारण व्यक्ति राजा के पद पर सुशोभित नहीं हो सकता। तो ये थी आदर्श राजा की विशेषता। इसके राजा संबंधी विचारों के बाद जो मनु है वो मंत्री परिषद के बारे में विस्तार से बताता है। मंत्री परिषद की आवश्यकता बताते हुए मनु कहता है कि किसी व्यक्ति के लिए सरल कार्य भी अकेले संपादित करना कठिन है, अतः महान फल देने वाला राज्य कार्य तो अकेले राजा के द्वारा चलाया ही नहीं जा सकता। तो इस कथन के माध्यम से हम समझ सकते हैं कि मनु ने अपने राजनीतिक विचारों में मंत्री परिषद को महत्वपूर्ण स्थान दिया है। वो कहता है कि जब एक मनुष्य अकेले कोई छोटा सा कार्य भी नहीं कर सकता तो फिर राज कार्य जैसा महान कार्य राजा कैसे कर सकता है? तो राजा को शासन में सलाह एवं मंत्रणा लेने के लिए मंत्रियों की एक परिषद बनानी चाहिए। उसने बताया कि इनकी संख्या 7 या 8 हो सकती है और साथ ही वो मंत्रियों की योग्यता पर बहुत बल देता है। मनु के अनुसार कि राजा को कुलीन, शास्त्र ज्ञाता, शूरवीर, शस्त्र चलाने में निपुण और परीक्षित व्यक्तियों को ही मंत्री पद पर नियुक्त करना चाहिए। अर्थात कोई साधारण व्यक्ति मंत्री पद पर नहीं आ सकता, केवल बुद्धिमान और शूरवीर व्यक्ति ही मंत्री पद पर सुशोभित हो सकते हैं। मनु के अनुसार मंत्री को बुद्धिमान होना चाहिए और आपात स्थिति में भी न घबराने वाला और शत्रु पक्ष के दबाव से राज्य हित की अवहेलना न करने वाला व्यक्ति होना चाहिए। और इसी मंत्री परिषद संबंधी विचारों में मनु मंत्रियों की बैठक के माध्यम से उनकी गोपनीयता पर बड़ा बल देता है। वो कहता है कि मंत्रियों से प्राप्त समस्त मंत्रणा को या उनकी सलाह को बहुत गुप्त रखना चाहिए। कहते यदि राजा मंत्रियों से किसी भी प्रकार का कोई विचार विमर्श करता है तो उसे यह देख लेना चाहिए कि उसके आसपास कोई गूंगे, बहरे या तोता मैना जैसे पक्षी या कोई वृद्ध व्यक्ति या रोगी, ऐसे जो कोई भी व्यक्ति हैं उनको वहाँ से हटा देना चाहिए, ताकि राजा और मंत्रियों के बीच में जो भी विचार विमर्श होता है वो बिल्कुल गोपनीय होना चाहिए। और वो राजा को यहाँ तक सलाह देता है कि शासन में सलाह मंत्रियों के माध्यम से लेनी चाहिए, यानी कि जो मंत्रियों के अनुसार राजा को चलने का प्रयास करना चाहिए। नेक्स्ट आता है
राज्य के कार्य, कि राज्य को कौन कौन से कार्य करने चाहिए। तो राज्य के कार्यों में जो प्रमुख कार्य आता है वो तो है प्रजा की रक्षा करना। प्रजा की रक्षा के अलावा प्रजा के कल्याण के लिए कहते राजा को योजनाएं बनानी चाहिए। राजा को ऐसे कार्य करने चाहिए जिससे अधिकतम लोगों के हितों की पूर्ति होती हो, यानी कि लोक कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से प्रजा के हित में कार्य करना चाहिए। इसके साथ ही मनु कहता है कि राजा प्रजा के प्रति अपने दायित्वों को पूरा कर सके, इसके लिए उसे प्रशासनिक व्यवस्था को भी शक्तिशाली और सुसंगठित बनाना चाहिए। अर्थात जो उसके अधिकारी और कर्मचारी हैं वो भी योग्य हों और जो ऐसे व्यक्ति होने चाहिए जो निष्ठापूर्वक अपने कार्यों को संपादित कर सके। तो इस तरह मनु राज्य को महत्वपूर्ण कार्य सौंपता है। उन्हें सामाजिक व्यवस्था का नियमन का कार्य भी राज्य के ऊपर है। इसके अलावा परराष्ट्र संबंधों का निर्धारण भी राज्य के द्वारा ही किया जाएगा। नेक्स्ट और महत्वपूर्ण विचार आता है प्रशासनिक व्यवस्था। अब प्रशासनिक व्यवस्था से क्या अभिप्राय है? प्रशासनिक व्यवस्था से अभिप्राय है उन अधिकारियों और कर्मचारियों से जो राज कार्यों को सफलतापूर्वक संपादित करते हैं। जब मनु प्रशासनिक व्यवस्था की बात करता है तो मनु कहता है कि राजा को 2, 3, 5 और 100 गांवों के बीच में अपना राजस्थान स्थापित करे, अर्थात अधिकारियों की नियुक्ति करे। यानी सरल शब्दों में बताना चाहूंगी कि राजा को 2, 3, 4 और 100 गांवों के मध्य अपना राज्य स्थापित करना चाहिए ताकि वो संपूर्ण देश को अपने निगरानी में रख सके। संपूर्ण देश की प्रशासनिक व्यवस्था का संचालन वो आसानी से कर सके। नगरीय प्रशासन के अलावा उसने गांवों के प्रशासन के लिए कहा है कि ऐसे योग्य कर्मचारी नियुक्त करे जो कर वसूल करने के साथ साथ दैनिक घटनाओं, अपराधों आदि की जानकारी भी अपने ऊपर के अधिकारियों को दे। साथ में कहता है कि जो नगर का प्रशासन है तो प्रत्येक नगर में न्याय प्रशासन और पुलिस आदि सभी कार्यों पर विचार करने वाले एक अधिकारी होने चाहिए। मैं आपको बताना चाहूंगी कि प्रशासनिक व्यवस्था में वो गांव और नगरों की प्रशासनिक व्यवस्था को अलग अलग करता है, सेपरेट कर देता है। गांवों का प्रशासन के लिए अलग से अधिकारी होंगे और नगर प्रशासन की देखभाल अलग अधिकारियों के द्वारा की जाएगी। नेक्स्ट विचार आता है मनु के दंड संबंधी विचार। दंड का क्या अभिप्राय है कि यदि हम भारतीय साहित्य का अध्ययन करें तो भारतीय साहित्य में दंड या दंड शक्ति का प्रयोग राज्य की सर्वोच्च शक्ति के अर्थ में लिया जाता है। अर्थात राजा के पास जो शासन चलाने की शक्ति है उसे दंड शक्ति के संदर्भ में ही देखा जाता है। और जब हम मनु के राजनीतिक विचारों का अध्ययन करते हैं तो मनु के अनुसार जो दंड शक्ति है वो राज शक्ति का निर्णायक तत्व होता है जिसकी धुरी पर सारे राज्य का संचालन होता है। और दंड की सर्वोच्चता का प्रतिपादन करते हुए मनु कहता है कि जो दंड है वो सभी मनुष्यों का रक्षक है। यह सर्वोच्च तथा सर्वशक्तिमान है और सामाजिक व्यवस्था की रक्षा और देखभाल करता है। जब मनु दंड की महत्ता का इतना गुणगान करता है तो वो कहता है कि राजा के द्वारा अपनी इस शक्ति का प्रयोग निष्पक्ष रूप से करना चाहिए। मनु कहता है क्योंकि दंड सर्वोच्च तथा सर्वशक्तिमान तत्व है, अतः दंड को धारण करने वाला व्यक्ति अर्थात राजा समाज में सर्वोच्च हुआ
और राजा के द्वारा इस शक्ति का प्रयोग निष्पक्ष रूप से करना चाहिए। और जो राजा दंड शक्ति का दुरुपयोग करता है वो व्यक्ति अधिक समय तक अपने पद पर आसीन नहीं रह सकता। मनु मानकर चलता है कि जो दंड है वो संपूर्ण प्रजा को अनुशासन में रखने वाला, उन्हें धर्म पालन के लिए बाध्य करने वाला, प्राणियों की रक्षा करने वाला और देव, मानव, गंधर्व, राक्षस, पशु, पक्षी, सर्प आदि सभी प्राणियों के लिए अनुकूल भोग करने वाला, सभी वस्तु तथा समाज में वर्णाश्रम धर्म की स्थापना करने वाला होता है। तो मनु ने अपने राजनीतिक विचारों में दंड पर अत्यधिक बल दिया है। नेक्स्ट और महत्वपूर्ण विचार आता है राजकीय कर एवं कोष व्यवस्था, यानी कि मनु ने अर्थव्यवस्था पर भी महत्वपूर्ण विचार रखे हैं। मनु इस बात से परिचित था कि किसी भी राज्य का संगठन या संचालन में अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण रोल रहता है। तो मनु ने राज्य की आय के लिए 4 साधन बताए हैं, 4 प्रकार के टैक्स बताए हैं। उनका नाम क्या है? उस समय जो मनु ने उनके नाम बताए हैं वो है बलि, शुल्क, दंड और कर। ठीक है। और ये जो कर व्यवस्था का निर्धारण का दायित्व किसके ऊपर दिया गया है? राजा के ऊपर। यानी कि बलि, शुल्क और दंड, इसके माध्यम से जो राजा है वो अपने खजाने या कोष को भरता है। बलि है, बलि से क्या अभिप्राय है? ये भूमिपतियों पर, जमींदारों के ऊपर लगाया जाता था और यह जनता द्वारा राजा को स्वेच्छा से दिया जाता था। जो शुल्क है वह कर कहलाता था, जो व्यापारिक वस्तुओं पर लगाया जाता था। तो इस तरह मनु ने अपने राजनीतिक विचारों में अर्थव्यवस्था पर बड़ा विस्तार से वर्णन किया है और साथ ही कहा है कि राजा को करों का निर्धारण सोच समझकर करना चाहिए। मनु कहते हैं कि कर न लेने से राजा के और अत्यधिक कर लेने से प्रजा के जीवन का अंत हो जाता है। अतः राजा के द्वारा प्रजा से जो कर वसूला जाता है वो निर्धारित सिद्धांतों के आधार पर ही वसूला जाए, ना तो आवश्यकता से अधिक कर लिया जाए और ना ही आवश्यकता से कम कर लिया जाए। नेक्स्ट है परराष्ट्र संबंध। परराष्ट्र संबंधों में वो 2 सिद्धांत देता है मनु। एक तो है मंडल सिद्धांत और दूसरा कहलाता है षड्गुण्य नीति। मंडल सिद्धांत क्या है? मंडल सिद्धांत के संदर्भ में मनु कहता है कि जो राजा है उस राजा को वो नाम देता है विजिगीषु राजा, अर्थात विजय की प्राप्ति करने वाला या प्राप्ति की इच्छा रखने वाला राजा। तो मनु यह मानकर चलता है कि जो विजिगीषु राजा है उसके आगे पीछे 12 राज्यों का एक मंडल होता है। जो राजा है जिसे वो विजिगीषु राजा कहता है, उसका जो पड़ोसी राजा है उसे वो नाम देता है अरि राज्य का, अर्थात शत्रु राज्य। और जो शत्रु राज्य के साथ वाला राज्य है वो हमारा क्या माना जाता है? मित्र राज्य। तो इस तरह मनु ने मंडल सिद्धांत के माध्यम से यह बताने का प्रयास किया है कि किसी भी राजा को अपने पड़ोसी राज्य के साथ संबंधों का निर्धारण किन सिद्धांतों के आधार पर करना चाहिए। यानी राजा को मंडल सिद्धांत के आधार पर दूसरे राज्यों के साथ संबंध स्थापित करने चाहिए। इसी तरह जो षड्गुण्य नीति है, तो षड्गुण्य नीति 6 लक्षणों वाली नीति कहलाती है, जिसमें संधि, विग्रह, यान, आसन, द्वैधी भाव और संशय शामिल है। संधि से क्या अभिप्राय है?
मनु कहता है कि यदि राजा को यह संभावना लगे कि जो सामने वाला राज्य है वो उसके समान शक्तिशाली है, वो उसे पराजित नहीं कर सकता, तो राजा को उसके साथ संधि कर लेनी चाहिए। और यदि हमें लगता है कि हमारा पड़ोसी राज्य हमसे कमज़ोर है, पर हम क्लियर नहीं हैं कि वास्तव में वो हमसे कमज़ोर है अथवा नहीं, तो उसके साथ विग्रह की स्थिति में रहना चाहिए। विग्रह का मतलब क्या है कि युद्ध का वातावरण बनाए रखना चाहिए। और यदि राजा को यह एहसास हो जाए कि हमारा पड़ोसी राज्य हमसे कमज़ोर है, तो उस पर आक्रमण कर देना चाहिए। तो इस तरह षड्गुण्य नीति के माध्यम से मनु यह बताता है कि राजा को साम दाम दंड भेद आदि उपायों पर चलते हुए, उनका अनुसरण करते हुए अपनी सीमा का विस्तार करना चाहिए। और यदि राजा को यह लगे कि उसका पड़ोसी राज्य उससे शक्तिशाली है और वो उसे पराजित कर सकता है, तो अब उस राजा को किसी शक्तिशाली राज्य की शरण में चले जाना चाहिए। लेकिन मनु के अनुसार राजा साम दाम दंड और भेद की नीति का एक एक करके या सम्मिलित रूप से प्रयोग करके अन्य राज्यों को जीतने का प्रयत्न करे। कहते युद्ध के द्वारा नहीं, क्योंकि युद्ध के द्वारा दोनों ही पक्षों का नाश हो जाता है। तो ये थे मनु के राजनीतिक विचार। परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से भी यह प्रश्न अत्यंत महत्वपूर्ण है। अक्सर पेपर में दो प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं कि मनु के राज्य संबंधी विचार या फिर मनु के राजनीतिक विचारों का वर्णन कीजिए। धन्यवाद।